हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न अंतर्जनित प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 204 है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेल्सेनमीर। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह फेल्सेनमीर कहलाती है। फेल्सेनमीर का अर्थ है चट्टानों का समुद्र। फेल्सेनमीर का निर्माण अत्यधिक ठंड गतिविधि के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉरस। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी टॉरस है। एशिया माइनर के पूर्वी भाग में अर्मीनिया की गांठ स्थित है, जहां से पश्चिम की ओर दो पर्वत श्रेणियां निकलती हैं जो भूमध्य सागर के निकट तक फैली हुई हैं। उत्तरी पर्वत श्रेणी पांटिक श्रेणी तथा दक्षिणी पर्वत श्रेणी टॉरस श्रेणी के नाम से जानी जाती है। पॉन्टिक श्रेणी तथा टॉरस श्रेणी के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों की सूची 1 का स्थान की सूची 2 से मिलान करें और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही मिलान इस प्रकार है, हरा पर्वत का संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, अमा डबलाम पर्वत का नेपाल होगा, टेबल पर्वत का दक्षिण अफ्रीका होगा और इंद्रधनुष पर्वत का चीन होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉक माउंटेन्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह विश्व का सबसे लंबा ब्लॉक पर्वत है। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के भाग नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सियरा नेवादा, यूरोप में वास जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज तथा भारत का सतपुड़ा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, गुरला मंधाता डैश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत में। गुरला मंधाता तिब्बत स्वायत्त प्रदेश चीन में अवस्थित है। गुरला मंधाता हिमालयी श्रेणी की उपश्रेणी नालांकंकर हिमाल की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोड़दार पर्वतों की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोड़दार पर्वत को सबसे पुराने पहाड़ों में समूहीकृत किया जाता है। यह गलत दिया हुआ है।
मोड़दार पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की परत पर दो बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं और संपीड़ित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है, जिससे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। मोड़दार या वलित पर्वत विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत है, जिसमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं, जिसका एक ढाल अवतल तथा दूसरा ढाल उत्तल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों तथा उसे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भवेत्ता का सही सुमेलित युग्म है। पहला है पर्वत निर्माणक भू अभिनति सिद्धांत कोबर, दूसरा है तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज, तीसरा है रेडियो एक्टिविता सिद्धांत जॉली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कोबर ने सन 1925 में पर्वतों के निर्माण संबंधी अपना भू अभिनति सिद्धांत प्रस्तुत किया। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में जेफ्रीज द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविता या रेडियोधर्मिता का सिद्धांत 1925 में जॉली महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पर्वत निर्माण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं। कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत 1925, जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत 1929, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत 1926, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत 1930 और जोली का रेडियो एक्टिविता सिद्धांत 1925। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली पर्वत पूरा कैम्ब्रियन युग में एक विशाल वलित या मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी, जो हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत थी, परंतु दीर्घकाल तक अपर्दन होने के कारण अब यह अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष है। यह पर्वत श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यह पर्वत श्रेणी मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, नीस तथा शिस्ट शैलों से निर्मित है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली व रायसीन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेक्यूम्बेंट फोल्ड। परिवलित या श्यान बलन रेक्यूम्बेंट फोल्ड। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी पर ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश या वलन खाई आदि आकृतियां विवर्तनिक गति से बनी हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में भ्रंशन, वलन तथा खाइयों तथा ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के दो अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है डैश कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंद वलन।
भूविज्ञान में वे वलन जिनकी दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। अरावली पर्वत 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली और पालनपुर के मध्य उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला है, जो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल की क्वार्ट्जाइट नीस तथा सिस्ट जैसी शिलाओं से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण सिद्धांतों की सूची 1 का भूगोलवेत्ताओं की सूची 2 से मिलान करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पर्वत निर्माण सिद्धांत और सूची 2 में भूगोलवेत्ता दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, विसर्पण स्लाइडिंग महाद्वीप सिद्धांत का डेली होगा, थर्मल संकुचन सिद्धांत का जेफ्रीज होगा, भू अभिनतिक पर्वतोत्पत्ति सिद्धांत का कोबर होगा और थर्मल संवहन धारा सिद्धांत का होम्स होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत निर्माण सिद्धांतों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, दूसरा है सागर तल विस्तार का सिद्धांत, तीसरा है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत और चौथा है संवहन धारा का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित पर्वत निर्माण सिद्धांतों को उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912, संवहन धारा सिद्धांत 1930, सागर तल विस्तार सिद्धांत 1960 और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1967। वेगनर ने सन 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग के संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की। मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1960 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब चट्टानों में आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जिनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है, जैसे हिमालय, रॉकीज, एंटीज तथा एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। इन पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर भी पाए जाते हैं तथा साथ ही साथ इन पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी तथा कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का सही उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत पठार। तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार का सही उदाहरण है। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। अंतरा पर्वतीय पठारों का निर्माण अंतर्जात बल द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण के साथ होता है। भूसन्नति के किनारों पर पर्वत श्रेणियों के निर्माण के साथ बीच वाले मध्यपिंड के ऊपर उठ जाने से अंतरा पर्वतीय पठारों का निर्माण होता है। बोलीविया
कोलंबिया तथा पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, मेक्सिको का पठार इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत, दक्षिण में हिमालय पर्वत, पश्चिम में उपर्युक्त दोनों पर्वतों के सम्मिलित भाग तथा पूर्व में पश्चिमी चीन पर्वतों से घिरा तिब्बत का पठार एक मध्य पिंड को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुनलुन और टियन शान। तारिन बेसिन कुनलुन और टियन शान पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। तारिन बेसिन पश्चिमी चीन में स्थित है, जो तकला मकान मरुस्थल का घर है। अगला प्रश्न है, विवर्तनिक बलों के कारण निम्न में से किसका निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्ट वैली का। विवर्तनिक बलों के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दरार नुमा घाटियाँ किस कारण से बनती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, अंतर्जनित बल। दरार नुमा घाटियां अंतर्जनित बल के कारण बनती हैं। प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बलों को आकस्मिक बल तथा पटल विरूपण बल में वर्गीकृत किया जाता है। आकस्मिक बलों में भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन को सम्मिलित किया जाता है। भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो जाता है तथा धरातल पर दरार नुमा घाटियों का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी बहिर्जनिक बलों के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूकंप। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू-आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू-आकृतिक कारक कहा जा सकता है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन को अंतर्जनित बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को अंतर्जनित बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रमुख मरुस्थल हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल इत्यादि, जबकि थार मरुस्थल भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूस्खलन की क्रिया में शैलें तथा शैल चूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसककर ढाल से नीचे गिरता है। भूस्खलन ढालों पर सड़क निर्माण, अतिचारण, निर्वनीकरण तथा अवैज्ञानिक कृषि के कारण भी होता है। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहत का आकार एवं आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तीव्र गति वाला वृहत संचलन कौन सा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैल पतन। सैल पतन सबसे तीव्र गति वाला वृहद संचलन है। तीव्र ढालों पर सैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तीव्र नती संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीपात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सैल पतन कहलाता है। सैल पतन सैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है जो इसे सैल स्खलन से अलग करता है। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट अंतर्जात खतरा है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। बहिर्जात खतरों के अंतर्गत चक्रवात, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, सूखा, कर्कापात, लू, शीतलहर इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, तल शैल की बहुत बड़ी मात्रा में तीव्र स्खलन को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, भूस्खलन। तल शैल की बहुत बड़ी मात्रा में तीव्र स्खलन को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहद का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश एवं ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, भूस्खलनों के संबंध में इनमें से कौन सा बयान सही है। पहला है, वे आकस्मिक और विरल हैं। दूसरा है, जब ढलान सही रूप से हो तो वे अपना परिणाम दिखाते हैं। तीसरा है, भूस्खलनों के लिए खान के कार्य भी जिम्मेदार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। भूस्खलन आकस्मिक, अननुमेय, विरल तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। जब ढलान सही रूप से हो तो वे अपना परिणाम नहीं दिखाते हैं। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र, अन्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा डैश हो सकती है। पहला है ऊर्ध्वाधर, दूसरा है पार्श्विक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा ऊर्ध्वाधर एवं पार्श्विक हो सकती है। ढाल जिस पर संचलन होता है वे के संदर्भ में पश्चावर्तन के साथ सैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पीऊ के पश्चावर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूमि के प्राकृतिक रूप लैंडफॉर्म और भूदृश्य लैंडस्केप के बीच क्या अंतर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्यम आकार के भाग को लैंडफॉर्म कहते हैं। कई लैंडफॉर्म को एक साथ मिलाने से लैंडस्केप बनता है। भूमि के प्राकृतिक रूप भू आकृतियों और भूदृश्य के बीच अंतर यह है कि
पृथ्वी की सतह के छोटे से लेकर मध्यम आकार के भाग को लैंडफॉर्म कहते हैं। कई भू आकृतियों को एक साथ मिलाने से भूदृश्य बनता है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इस कारण उनका आकार बनने में लंबा समय लगता है। अगला प्रश्न है, अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस महोदय अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने इस संकल्पना में बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। इन तीन कारकों को डेविस ने त्रिकट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीट कटाव। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे सीट कटाव कहते हैं। सीट अपर्दन में मृदा की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। यह मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। इसी कारण इसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। अवनलिका अपर्दन क्षुद्र सरिता का ही विकसित रूप है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। आगे चलकर ये नालियों, नालों एवं नदियों का रूप धारण कर लेती है। भारत में मालवा पठार का चंबल नदी के बाह्य क्षेत्र अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। हिमालय, पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों जैसे तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा अपर्दन ने विस्तृत क्षेत्रों को बंजर भूमि या उत्खात भूमि में बदल दिया है। जल द्वारा मृदा अपरदन को 9 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। ये हैं अपस्फुरण, परत क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण, अवनलिका क्षरण, भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण, पिटिका क्षरण, हिमानी क्षरण और सागरी क्षरण। अगला प्रश्न है, WM डेविस सिद्धांत का आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संरचना, प्रक्रिया और अवस्था। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। अगला प्रश्न है, श्रेणी वक्र इसके आकलन में उपयोगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवाह का वेग। श्रेणी वक्र या रेटिंग कर्व प्रवाह वेग के आकलन के लिए उपयोगी है। श्रेणी वक्र और प्रवाह वेग के बीच महत्वपूर्ण संबंध होता है। श्रेणी वक्र समय के साथ विकसित होते हैं। श्रेणी वक्र धारा, चैनल और बाढ़ के मैदान की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है और लगभग हर परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। प्राकृतिक धारा चैनल में अक्सर सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, जैसे गर्मियों में जलीय वनस्पति का बढ़ना, बाढ़ के कारण विनाशकारी परिवर्तन आदि। अगला प्रश्न है, एक पेनी प्लेन प्रदेश में क्षरण का क्लासिकल भू आकृतिक
चक्र का डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है अंतिम उत्पाद। एक पेनी प्लेन प्रदेश में क्षरण का पारंपरिक भू आकृतिक चक्र का अंतिम उत्पाद होता है। नदी अपर्दन के अंतिम अवस्था में घाटियों के किनारे की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें मोनाडनो कहते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में नदी का अधोमुखी कटाव अधिक होता है जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन का आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी भौगोलिक क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र एवं विशिष्ट क्षेत्र के विभाजन के आधार हैं। विशिष्ट प्राकृतिक एवं मानवीय विशेषताओं से युक्त क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। जब किसी प्रदेश का सीमांकन उच्चावच जलवायु जैसे भौतिक घटकों के आधार पर किया जाता है तब उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है जैसे हिमालयी प्रदेश। वहीं विशिष्ट प्रकार के नृजातीयता भाषा आदि के आधार पर सीमांकित भाग सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है जैसे इस्लामिक परिमंडल। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र को माना था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में सही है। पहला है जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। बी है जो नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं उनके प्रतिरूप को अरि प्रतिरूप कहा जाता है। सी है जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। डी है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसा उत्तरी मैदान की नदियाँ जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे अरि प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उन्हें समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किनके द्वारा बहुचक्री अपर्दन के संकेत मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नदी वेदिका। नदी वेदिका के द्वारा बहुचक्रिक अपर्दन के संकेत मिलते हैं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के उदाहरण निम्न हैं। निक पॉइंट, युगल वेदिका, स्थलाकृतिक विसंगति, अधोकर्तिक विसर्प और उत्थित संप्राय मैदान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा मूलतः आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर अपर्दन।
ऊर्ध्वाधर अपरदन के द्वारा मूलतः आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़े ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो के शुष्क पठार पर कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित कोलोरेडो कैनियन विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह अंग्रेजी भाषा के आई अक्षर के समान है। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग के निम्नलिखित विभागों में से किसमें स्थलाकृतियों का उच्चावच ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र। नदी मार्ग के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियों का उच्चावच ज़्यादा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है, जिस कारण नदी की घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है, जिससे गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिप्रिका आदि स्थलाकृतियों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग के नीक पॉइंट की पहचान किसकी उपस्थिति के द्वारा की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कठोर चट्टानें। नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों की उपस्थिति से नीक पॉइंट की पहचान की जा सकती है। नदी अपरदन द्वारा अपनी क्रमबद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद क्रमबद्ध वक्र का निर्माण करती हैं। जब सागर तल पहले से नीचा हो जाता है तो नदियों के निचले भाग में नवोन्मेष आ जाता है, जिससे नदियों के अपरदन की शक्ति बढ़ जाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, चंबल के खड्ड निम्नलिखित में से किसके अच्छे उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवनलिका अपरदन का। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल एवं पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती रहती हैं। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। चंबल नदी को द्रोणी के बीहड़ बहुत विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निकृष्ट जमीन स्थलाकृति इनके संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हवा और पानी। निकृष्ट जमीन स्थलाकृति हवा और पानी के संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी के धरातल का अपरदन करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन आदि को सम्मिलित किया जाता है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनलिका अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युग्मित नदी वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाढ़ के मैदानों में। युग्मित नदी वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों में पाई जाती हैं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस रूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।